चलिए देखते हैं। बिहार सामान्य ज्ञान सेकेंड एडिशन है, ज्ञानधारा पब्लिकेशन का है। यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर बीटू झा का बुक है। ये बिहार से जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया बुक है मेरे नज़र से, आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं तो इसको समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इससे मोटिवेशनल सुन लेते हैं। मेरी ज़िंदगी में एक ही रूल है, मेरी ज़िंदगी में एक ही रूल है, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे समझ जाएंगे, जो मतलबी होंगे दूर हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। कितना? चैप्टर नंबर 7, बिहार का भूगोल के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है बिहार का भूगोल के बारे में। चलिए देखते हैं बिहार का भूगोल। भौगोलिक स्थिति क्या है? भौगोलिक स्थिति। बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में मध्य और निम्न गंगा बेसिन में बिहार अवस्थित है। भारत के उत्तर पूर्व भाग में मध्य और निम्न गंगा बेसिन में बिहार अवस्थित है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड के पृथक होने के बाद बिहार अपने वर्तमान स्वरूप में आया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड के पृथक होने के बाद बिहार अपने वर्तमान रूप में आया। बिहार कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार का बिहार का कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 21 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। देशांतर विस्तार क्या? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345, ऊपर से नीचे यानी कितना? 345 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? 483 किलोमीटर। क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। यह देश का 13वां स्थान तथा राज्य में 12वां स्थान लाता है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.86% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86% है पूरा भारत के। समुद्र तल से औसत ऊंचाई बिहार का कितना है? 173 फीट है। बिहार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? 173 फीट है, यानी 53 मीटर। समुद्र तल से कितना दूर है? ये 200 किलोमीटर लगभग दूर है। यानी बिहार जो है समुद्र तल से कितना दूर है? 200 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ भौगोलिक सीमा का निर्धारण करने वाला प्रमुख नदियां गंडक, घाघरा, कर्मनाशा और गंगा है। गंडक, घाघरा, कर्मनाशा और गंगा नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है भूगर्भिक संरचना। क्या है? भूगर्भिक संरचना। किसी स्थान की भू आकृति, उसकी भूगर्भिक संरचना, उसके निर्माण की प्रक्रिया और विकास की विभिन्न अवस्थाओं का परिणाम होती है। बिहार की भूगर्भिक संरचना में प्री कैरेबियन काल से चतुर्थ कल्प के चट्टानों का विस्तार पाता है। दक्षिण पठार का निर्माण प्री कैरेबियन काल में हुआ था। दक्षिण पठार काल कब हुआ था? प्री कैरेबियन काल में हुआ था। यह संरचनात्मक दृष्टि से बिहार की प्राचीनतम संरचना है। यह संरचनात्मक दृष्टि से बिहार का क्या है? प्राचीनतम संरचना है। अब उत्तरी बिहार की नवीन जलोढ़ मैदान बिहार की नवीनतम संरचना है। उत्तरी बिहार की नवीनतम जलोढ़ मैदान बिहार की नवीनतम संरचना है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार की धरातलीय चट्टान को 4 भागों में बांटा गया है। भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से बिहार की धरातलीय चट्टानों को 4 भागों में बांटा गया है। बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में देखते हैं। बिहार की भूगर्भिक संरचना, पहला है धारवाड़ चट्टान, उसके बिंद चट्टान, उसके बाद टर्शियरी चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान है। ठीक है, अब है बिहार में विभिन्न चट्टानों का विभाजन। बिहार में विभिन्न चट्टानों का विभाजन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब है धारवाड़ चट्टानें। क्या है? धारवाड़ चट्टानें। चट्टान निर्माण काल, क्षेत्र, प्रमुख खनिज विशेषता। धारवाड़ चट्टान का निर्माण कब होता है? प्री कैरेबियन काल में। यह क्षेत्र पड़ता है मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बोधगया क्षेत्र पड़ता है। प्रमुख धारवाड़ चट्टान में क्या क्या प्रमुख खनिज क्या है? ग्रेनाइट, नीस,
फाइलाइट और क्वार्टरजाइट है। धारवाड़ चट्टान की विशेषता क्या है? जीवाश्म रहित कोबाल्ट होता है। मैग्नीज और क्रोमियम के निक्षेप आर्थिक रूप से उपयोग होता है। अब है विंध्यन चट्टान। विंध्यन चट्टान का निर्माण जो होता है प्री कैरेबियन में होता है। विंध्य क्रम की चट्टान का उपयोग कहाँ का होता है? प्री कैरेबियन में। विंध्य चट्टान का क्षेत्र जो है दक्षिण पश्चिम बिहार के कैमूर और रोहतास जिला। ठीक है। अब विंध्य चट्टान प्रमुख खनिज कौन है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पाइराइट और डोलोमाइट है। विंध्य चट्टान की विशेषता है जीवाश्म रहित शेरशाह का मकबरा, सारनाथ स्तूप, दिल्ली का लाल किला व जामा मस्जिद के निर्माण में बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। अब है टर्शियरी चट्टान। टर्शियरी चट्टान का निर्माण मायोसीन से प्लीस्टोसीन युग में होता था। टर्शियरी चट्टान जो है मायोसीन से क्या प्लीस्टोसीन चट्टान का निर्माण काल है। अब है टर्शियरी चट्टान का जो क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण, हिमालय तराई क्षेत्र, सोमेश्वर पहाड़ी। टर्शियरी चट्टान जो है कांग्लोमरेट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और चीका मिट्टी है टर्शियरी चट्टान में। टर्शियरी चट्टान की विशेषता है सोमेश्वर की पहाड़ी व रामनगर दून इसका भाग है। टर्शियरी चट्टान जो है खनिज तेल के भंडारण है। अब है क्वाटरनरी चट्टान जो है प्लीस्टोसीन से होलोसीन है। प्लीस्टोसीन से होलोसीन है। क्वाटरनरी चट्टान जो है उत्तरी मैदान है। क्वाटरनरी चट्टान क्या है? उत्तरी मैदान। क्वाटरनरी चट्टान जलोढ़, बलुआ पत्थर, बजरी और कांग्लोमरेट है। अब एक क्वाटरनरी चट्टान है विशेषता थेतीस सागर से अवसादों तथा गंगा व सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निर्माण अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है। देखिए ये है धारवाड़ चट्टान। क्या है? धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान कहाँ है? ये। और वहीं का विंध्य चट्टान कौन है? ये है। टर्शियरी चट्टान कौन है? ये है। और जो खाली है क्या? क्वाटरनरी चट्टान है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब भू आकृति संरचना। क्या है? भू आकृति संरचना। बिहार का भौगोलिक विभाजन, बिहार का भौतिक विभाजन। बिहार की भू आकृति संरचना के मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। शिवालिक पर्वतीय भाग उत्तरी पश्चिम भाग, बिहार का मैदानी भाग मध्य बिहार और दक्षिण का संकीर्ण पठार दक्षिण बिहार। ठीक है। अब है शिवालिक पर्वत श्रेणी। क्या है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार के पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में है। इसे रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी एवं दून घाटी के रूप में विभाजित किया जाता है। अब है सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिम चंपारण जिले में है, जिसका सर्वोच्च चोटी फोर्ट सोमेश्वर 784 मीटर है। इस क्षेत्र में सोमेश्वर, भिखनाठोरी, मरवात प्रमुख दर्रे जिनसे भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। अब है दून घाटी। क्या है? दून घाटी। इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी कहा जाता है। यह जलोढ़ मैदान का भाग है। इसकी लंबाई 24 किलोमीटर है। अब है रामनगर दून। अब यह दून घाटी को दक्षिण में 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में छोटे पहाड़ियों के क्रम में अवस्थित है। इसका अधिकतम ऊंचाई कितना है? 240 मीटर है। रामनगर दून। यह दून घाटी दक्षिण में 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में छोटे पहाड़ियों के क्रम में अवस्थित है। इसका अधिकांश ऊंचाई कितना है? 240 मीटर है। अब है तराई क्षेत्र। यह शिवालिक श्रेणी के दक्षिण तथा गंगा मैदानी भाग के उत्तरी सीमा पर स्थित है। यह 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होने के कारण घने वन एवं दलदली भूमि का विकास हुआ है। तराई प्रदेश का विस्तार पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक है। तराई प्रदेश का विस्तार पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक है। अब बिहार का मैदान 90,650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। बिहार का मैदान जो है 90,650 वर्ग किलोमीटर में है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% है।
इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी इस मैदान को दो उपवर्गों में विभाजित करती है। पहला है गंगा का उत्तरी मैदान, दूसरा है गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा का उत्तरी मैदान, इस मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियां गंडक, कोसी, घाघरा, बागमती आदि द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से हुआ है। अब उत्तरी मैदान का विस्तार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और वैशाली आदि जिलों में क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है। अब उत्तरी गंगा का मैदान एक समतल मैदान है और यह जलोढ़ मिट्टी से बनती है, जहाँ से नदियाँ मुड़कर अपने प्रवाह पथ बदलती रहती है। गंगा के उत्तरी मैदान में उत्तर से दक्षिण क्रमशः तराई तथा दलदल भूमि वाली उप तराई की मेखला है। उप तराई मेखला से गंगा नदी निम्न भूमि का क्षेत्र है। निम्न भूमि महानंदा, कोसी, बूढ़ी गंडक तथा गंडक नदियों के जलोढ़ विस्तार का क्षेत्र है, जिसके निर्माण नदियों के निक्षेपण रेत तथा मिट्टी से हुआ है। अब उपतराई या भावर भेद, इसके कंकड़ बालू का निक्षेप पाया जाता है। इसमें कंकड़ और बालू का निक्षेप पाया जाता है, जो तराई क्षेत्र के दक्षिण भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर संकीर्ण पट्टी के रूप में लगभग 6 से 8 किलोमीटर फैला हुआ है। अब है बांगर क्षेत्र। यह क्षेत्र पुराने जलोढ़ निक्षेप का क्षेत्र है, जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है। यह क्षेत्र अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होता है। अब विस्तार है बिहार के दक्षिण तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में। विस्तार जो है बिहार के दक्षिण तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में खादर क्षेत्र है। यह नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान है। यह नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान है जो नदियों के किनारे अथवा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पाया जाता है। कोसी व गंडक नदियों के मध्य इसका अधिक विस्तार हुआ है। नदी विस्फोरण के कारण इस क्षेत्र में गोखुर झील या छाड़न झील का दियारा भूमि निर्माण हुआ है। अब है चौर या मन। उत्तर बिहार के मैदानी भाग में जलमग्न निम्न भूमि को चौर या मन कहा जाता है। उदाहरण है बहादुरपुर व सुंदरपुर चौर, पूर्वी चंपारण, लखनी चौर, पश्चिमी चंपारण, माधोपुर मन, पूर्वी चंपारण, सिमरी मन, पश्चिमी चंपारण आदि है। अब महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। इन नदियों के उत्तर बिहार के प्रदेश को मुख्य रूप से 3 दोआब में बांटा है। दोआब से तात्पर्य है कि दो नदियों के बीच की भूमि या मैदान। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। पहला है घाघरा दोआब, गंडक दोआब है। गंडक कोसी दोआब है। कोसी महानंदा दोआब है। उत्तरी गंगा मैदान में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। उत्तरी गंगा मैदान में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृति क्षेत्र दियारा भूमि है। गंगा का दक्षिणी मैदान, इसका विस्तार गंगा नदी के दक्षिण से लेकर छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग का है। गंगा का दक्षिणी मैदान, इसका विस्तार गंगा नदी के दक्षिण से लेकर छोटा नागपुर पठार से उत्तरी भाग का है। इस मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। इस मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर क्या हो जाती है? घटती जाती है। अब इसका निर्माण बिहार के दक्षिण में स्थित पठार एवं पहाड़ियों से होकर बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र में 3 उपवर्गों में बांटा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहता है? 3 उपवर्गों में बांटा जाता है। पहला गंगा सोन दोआब, दूसरा है मगध का मैदान, तीसरा है अंका मैदान। अब यह पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में बांका तक विस्तृत है। यह पश्चिम से कैमूर से लेकर कहाँ तक? पूर्व में बांका तक विस्तृत है। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। सोन नदी कैमूर के पठार से छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। अब टाल गंगा को दक्षिणी तट से लगे गहराई वाले क्षेत्र है। नोट है, मोकामा में कीउल, हरोअर,
नदी घाटी में विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र पाया जाता है। दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र बिहार का सबसे प्राचीन भूखंड है। बिहार का सबसे प्राचीन भूखंड है। इसका विस्तार पश्चिम में कैमूर जिला से पूर्व में मुंगेर व बांका जिला तक है। इसका विभाजन इस प्रकार है। पहला है कैमूर पठार, बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित विंध्य पर्वत का भाग जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहतास बिहार तक विस्तृत है। अब अपरदन के कारण उबड़ खाबड़ सतह का निर्माण सोन नदी द्वारा छोटा नागपुर पठार से पृथक है। अब है खड़गपुर पहाड़ी। अब भूतात्विक दृष्टि से अत्यंत प्राचीन पहाड़ी धारवाड़ क्रम की चट्टानें कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित, पूर्व में मुंगेर जिला एवं दक्षिण में जमुई जिला तक है। अब राजगीर गिरियायक पहाड़ी क्षेत्र, यह नालंदा जिले में स्थित है। यह नालंदा जिले में स्थित है, जिसमें वैभवगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी तथा रत्नागिरी नामक पहाड़ियाँ शामिल है। इनमें वैभवगिरी की ऊंचाई सर्वाधिक 380 मीटर है। इसके पूर्व में शांति स्तूप है, दक्षिण में रत्नागिरी है। इन पहाड़ियों में क्वार्टरजाइट और असलेट की प्रधानता है। अब नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र, जमुई की पहाड़ी का उत्तरी भाग गंगा नदी तक फैला हुआ है। इस पहाड़ी क्षेत्र में त्रिभुजाकार रूप से में फैली खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। इसका विस्तार जमालपुर मुंगेर से जमुई तक है। इस पहाड़ी क्षेत्र में वाकिया, चकाई मंदार, गगेश्वरी, शेखपुरा, सुकरपीठ, बिहार शरीफ, जमालपुर की पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों में क्वार्टरजाइट की प्रधानता है। अब जिला पहाड़ी, बिहार शरीफ, पीर पहाड़ी, गया, जोठियन, रामशिला और प्रेतशिला, जहानाबाद बराबर, नालंदा, राजगीर, बांका, मंदार। अब ये आपको बिहार की प्राकृतिक प्रदेश है। देखिए ऊपर में है सोमेश्वर श्रेणी जो कि रामनगर में है। अब है शिवालिक श्रेणी, हरा नदी घाटी और दून घाटी, ठीक है। रामनगर दून श्रेणी, गंडक नदी, गंडक कोसी दोआब मिथिला क्षेत्र, तराई क्षेत्र कोसी महानंदा दोआब, कोसी महानंदा, घाघरा गंडक दोआब, घाघरा, भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान, गंगा, खड़गपुर का पहाड़ी, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, कैमूर का पठार। चलिए अब देखते हैं बिहार में अफवाह तंत्र। बिहार में अफवाह तंत्र, ठीक है। चलिए देखते हैं अफवाह तंत्र। ड्रेनेज सिस्टम यानी किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की व्यवस्था है। बिहार के अफवाह तंत्र का आधार गंगा नदी है। बिहार के धरातलीय स्वरूप को विकसित करने में गंगा और उनकी सहायक नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब नदियों के उद्गम क्षेत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले बिहार की नदियों का वर्गीकरण, उत्तर बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ। ये सब है बिहार की नदियाँ, ठीक है। देखिए अगर कहा जाए तो पश्चिमी चंपारण बूढ़ी गंडक उद्गम है सोमेश्वर पहाड़ी, चौतरवा और बिशमपुरा पश्चिमी चंपारण। संगम है गंगा नदी खगड़िया के पास, लंबाई 320 किलोमीटर है। यहाँ चलिए विस्तार में नीचे देखते हैं पूरा नदी का। अब बिहार की प्रमुख नदियाँ यहाँ पे विस्तार से दिया हुआ है, ठीक है। बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में। बिहार के जल प्रवाह तंत्र को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। गंगा में उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोमला, बलान और बागमती, कोसी तथा महानंदा क्या है, ये गंगा में उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं। गंगा में पठारी भाग, दक्षिण भाग से आकर मिलने वाली नदियाँ सोन नदी उत्तरी
कोयल नदी, पुनपुन नदी, किउल नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी, पंचाने तथा कर्मनाशा नदी। अब है कर्मनाशा। गंडक, घाघरा और गंगा नदियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती है। अब आते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद का गोमुख उत्तराखंड से। मुहाना संगम है बंगाल की खाड़ी। कुल लंबाई कितना है 2525 किलोमीटर। बिहार में लंबाई कितना 445 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण 15,165 वर्ग किलोमीटर। 15,165 वर्ग किलोमीटर। बिहार के बक्सर जिले में चौसा के पास प्रवेश करती है। बिहार और झारखंड सीमा पर स्थित साहेबगंज जिले के साथ सीमा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। इसमें उत्तर दिशा में बाएं तट पर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा और नदी मिलती है। अब इसमें दक्षिण दिशा से दाएं तट पर सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, किउल आदि नदी आकर मिलती है। गंगा नदी के किनारे बिहार के 12 जिले बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय तथा मुंगेर स्थित है। पटना जिले में गंगा नदी सर्वाधिक लंबी 99 किलोमीटर है। दूसरा भागलपुर है। उत्तर बिहार की प्रमुख नदियाँ क्या है? उत्तर बिहार की प्रमुख नदियाँ देखते हैं। सरयू या घाघरा नदी। सरयू या घाघरा नदी उद्गम स्थल है मापचा चुंगो ग्लेशियर। मुहाना या संगम गंगा नदी रिविलगंज, छपरा, सारण। कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर। बिहार में लंबाई कितना 83 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 2995 वर्ग किलोमीटर है। यह बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। अब है गंडक नदी। उद्गम स्थल है अन्नपूर्णा श्रेणी के मागन मोट और कुंतांक के समीप से है। यह नदी भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण के निकट बिहार में प्रवेश करती है। मुहाना या संगम गंगा नदी पटना के समीप। कुल लंबाई है 630 किलोमीटर। बिहार में लंबाई 260 किलोमीटर। बिहार में जल का ग्रहण क्षेत्र 4188 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर। अब इस नदी पर पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में बैराज का निर्माण किया गया है। नेपाल में सप्त गंडकी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे सादा नीरा भी कहा जाता है। अन्य नाम है काली गंडक, नारायणी आदि है। इसी के संगम पर विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र का मेला सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। अब बूढ़ी गंडक नदी क्या है? बूढ़ी गंडक नदी उद्गम स्थान है चौतरवा चौर सोमेश्वर पहाड़ी। मुहाना संगम गंगा नदी मुंगेर। कुल लंबाई कितना है 320 किलोमीटर। बिहार में लंबाई कितना है 320 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कितना 9601 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर बिहार में सबसे तेज प्रवाहित होने वाली नदी उत्तर बिहार में सबसे तेज प्रवाहित होने वाली नदी सहायक नदियाँ हरा, कापन, मसान, वाणगंगा, कोहरा, बालोर, करहा, उरई, तियर, प्रसाद, तेलाबे, धनउती आदि है। अब है बागमती नदी। कौन है? बागमती नदी उद्गम स्थल है हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल। मुहाना संगम बूढ़ी गंडक बेगूसराय। कुल लंबाई कितना है 589 किलोमीटर। बिहार में लंबाई कितना 394 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कितना 6500 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ विष्णुमती, लखनदेई, लाल बकेया, चकनाहा, जमुने, सिपरीधार, छोटी बागमती नदी और कोल नदी आदि है। यह नदी मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में प्रवाहित होती है। अब है कोसी नदी। क्या है? कोसी नदी उद्गम स्थल है गोसाई थान चोटी, नेपाल के तिब्बत की सीमा पर। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन एवं बाढ़ की विभीषिका के कारण बिहार का शोक कहलाती है। मुहाना संगम गंगा नदी कुर्सेला, कटिहार के समीप है। कुल लंबाई कितना 730 किलोमीटर है। बिहार में लंबाई कितना 260 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र क्या है 11,410 वर्ग किलोमीटर है। भीमनगर सुपौल में बिहार की सीमा में प्रवेश करता है। कोसी नदी 7 धाराओं से मिलने से बनती है। 7 धाराएं इंद्रावती,
सुनकोशी, ताम्रकोशी, लक्षुकोशी, दूधकोशी, अरुणकोशी और ताम्रकोशी है। कोसी नदी बिहार के 8 जिलों मधुबनी, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार में प्रवाहित होती है। अब है कमला नदी, उद्गम स्थान है महाभारत श्रेणी नेपाल में। अब है जयनगर, मधुबनी जिला में प्रवेश करती है। जयनगर जो मधुबनी जिला में प्रवेश करती है। मुहाना संगम बदला घाट के पास बागमती नदी तदुपरांत कोसी नदी के साथ संगम बनाती है। अब आगे देखते हैं, कुल लंबाई कितना है? 328 किलोमीटर। अब बिहार की लंबाई कितना है? बिहार में लंबाई कितना है? 120 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 4488 वर्ग किलोमीटर है। मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध नदियाँ, मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है सहायक नदियाँ भूतही, बलान, ढोरी नदी आदि है। यह कोसी की सहायक नदी है। कमला नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है। इसकी धारा कोसी से मिलती है, जबकि धारा बागमती नदी में मिलती है। अब महानंदा नदी कौन है? महानंदा नदी के बारे में जानते हैं। महानंदा नदी का उद्गम मालदीराम पहाड़ी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में है। महानंदा नदी का मुहाना और संगम गंगा नदी में मनिहारी, कटिहार के पास है। महानंदा नदी कुल लंबाई कितना? 360 किलोमीटर है। बिहार में महानंदा नदी की लंबाई 324 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कितना है महानंदा का? 6150 वर्ग किलोमीटर। सहायक नदी मेची नदी कटिहार के समीप मिलती है। बलासोन, कनकाई, टैंगान तथा नागर आदि है। यह नदी किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिला में प्रवाहित होती है। अब है दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियाँ। सोन नदी, दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन है? सोन नदी। उद्गम स्थल क्या? अमरकंटक पहाड़ी, मैकाल श्रेणी, मध्य प्रदेश। बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। मुहाना संगम गंगा नदी पटना के निकट। कुल लंबाई कितना? 784 किलोमीटर। बिहार में लंबाई कितना? 202 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 15,820 वर्ग किलोमीटर है। यह दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सहायक नदियाँ रिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल, गोपत नदी है। इस नदी पर दक्षिण पश्चिम बिहार में डेहरी बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध का उपयोग सिंचाई हेतु किया जाता है। इस नदी पर इंद्रपुरी बराज का भी निर्माण किया गया है। अब है अजय नदी, उद्गम स्थल है बटपाड़, जमुई जिला। मुहाना संगम है गंगा नदी पश्चिम बंगाल में। कुल लंबाई कितना है? 288 किलोमीटर। बिहार में लंबाई कितना है? 202 किलोमीटर। अब अन्य नाम क्या है? अज्यावती या अजमती। किउल नदी क्या है? किउल नदी। उद्गम स्थान है खगड़िया, हजारीबाग, झारखंड। बिहार में जमुई जिला के सप्त पहाड़ी के निकट प्रवेश करती है। मुहाना संगम गंगा नदी सूर्यगढ़ा, लखीसराय जिला। जमुई, लखीसराय तथा किउल शहर इसके तट पर अवस्थित है। अब है सकरी नदी, उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर पठार, झारखंड में। मुहाना संगम कहाँ है? गंगा नदी। अब देखते हैं, यह नदी बिहार के गया, नवादा, नालंदा और पटना जिले में प्रवाहित होती है। अन्य नाम क्या है? सुमागधी। कर्मनाशा नदी, उद्गम स्थान क्या है? विंध्य पहाड़ी, कैमूर श्रेणी। मुहाना संगम कहाँ है? गंगा नदी, चौसा, बक्सर। कुल लंबाई कितना है? 192 किलोमीटर है कर्मनाशा की। कर्मनाशा का अर्थ होता है कर्म का नाश करने वाला, कर्मनाशा होता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस नदी को अपवित्र नदी माना जाता है, कर्मनाशा को। यह नदी उत्तर प्रदेश में बिहार की सीमा बनाती है। अब है पुनपुन नदी, कौन है? पुनपुन नदी, उद्गम स्थल है पलामू, झारखंड। उद्गम स्थल कहाँ है? पलामू, झारखंड। मुहाना संगम गंगा नदी फतुहा के निकट, पटना। कुल लंबाई कितना है? 200 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है 7,747 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के गया जिले में प्रवेश करने के बाद औरंगाबाद, अरवल और पटना जिले के गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है। अब है सहायक नदियाँ दरदा, मादर,
रामरेखा, आदरी नदी आदि है। अब फल्गु नदी उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। मुहाना संगम गंगा नदी है। कुल लंबाई कितना है? 235 किलोमीटर है। इसकी मुख्य धारा निरंजना, लीलाजन और मोहना नदियों के मिलने से बनती है। आगे चलकर टाल क्षेत्र में यह नदी अनेक शाखाओं धोधर, धनराजी, खुरी तथा लोकायन आदि में बट जाती है। इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया में इस नदी के तट पर पितृपक्ष मेला लगता है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। अब नदियों के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर, नदियों के किनारे प्रमुख अवस्थित नगर। अब गंगा, आरा, पटना, बक्सर, भागलपुर, मोकामा, मुंगेर, सरयू, घाघरा, छपरा। बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, चंपारण। गंडक नदी है हाजीपुर, सोनपुर। फल्गु नदी है गया में। पुनपुन नदी है औरंगाबाद, पटना। कमला नदी है दरभंगा। सोन नदी है पटना, डेहरी ऑनसोन, बंजारी, डालमिया नगर है। अब महानंदा नदी है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। बागमती नदी जो कि है दरभंगा में बहती है। किउल नदी लखीसराय किउल में, दरझा, जहानाबाद। अब नदी उद्गम स्थल मुहाना संगम, लंबाई किलोमीटर और सहायक नदियाँ भी कुल बिहार। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। अब गंगा नदी गंगोत्री के गोमुख उत्तराखंड से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी कितना है कुल? कितना है? 2525 किलोमीटर लंबाई है पूरा, और बिहार में देखा है तो 445 किलोमीटर है। घाघरा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, बागमती, कोसी, महानंदा, सोन, फाल्गु, उत्तरी कोयल, पुनपुर, कर्मनाशा, सकरी तथा पंचाने नदी है। अब घाघरा सरयू नदी कहाँ से निकलती है? मामचा चुंगे ग्लेशियर तिब्बत पठार से। क्या है? गंगा नदी रेबिलगंज, सारण, मुहाना इसका है। और इसकी लंबाई कितना है घाघरा का? पूरा है 1080, और बिहार में कहे तो 83 किलोमीटर। ये इसकी सहायक नदी है खौना, झरही, दा और तेल नदी। अब गंडक नदी नेपाल हिमालय में अन्नपूर्णा श्रेणी के मानांग, मोट तथा कुतांग के मध्य से हुई है। यह इसका कहाँ मिलती है? गंगा नदी में पलहेजा घाट के पटना के निकट गंडक मिलती है। गंडक की पूर्ण लंबाई कितना है? 690 किलोमीटर, और बिहार में कहे तो 260 किलोमीटर। यह भाबसा, हरहा तथा काकरा इसका प्रमुख सहायक नदी है। अब है बूढ़ी गंडक चौतरवा और बिस्मतपुर चौर, पश्चिमी चंपारण से यह निकलती है। गंगा नदी मुंगेर के निकट आकर मिल जाती है। यह कितना है इसका? 320 किलोमीटर है, बिहार में ही है। डंडा, पंडवई, मसान, कोहरा, बालोर, सिकटा, धनऊ, तिउर और तालाबे नदी इसके सहायक है। अब बागमती नदी शिवपुरी श्रेणी से निकलती है, और यह बूढ़ी गंडक बेगूसराय में मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितना है बागमती की? 589 किलोमीटर, 394 किलो बिहार में है। लाल बकैया, लखनदेही, चकना, जुमेन, सिपरी धारा, छोटी बागमती तथा कोल है। अब कमला बलान कोसी नदी देख लेते हैं। कोसी नदी का जो है गोसाई थान चोटी नेपाल के तिब्बत सीमा से निकलती है। गंगा नदी कुर्सेला, कटिहार जिला में यह मिल जाती है। अगर इसका कहेगा तो कोसी की पूर्ण लंबाई 720 किलोमीटर, अब बिहार में कहे तो 260 किलोमीटर है। कोसी, बागमती, कमला बलान तथा त्रिभुगा फैरनी नदी इसकी सहायक है। अब महानंदा नदी दार्जिलिंग जिले के मालदीराम पहाड़ी से निकलती है। गंगा नदी महानदी कटिहार में मिलती है। 360 किलो महानंदा की लंबाई है। इसका सहायक नदी है दान के, पीतानून, सागर, रत्ना आदि है। अब है सोन नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से निकलती है, और गंगा नदी पटना के निकट मिल जाती है। इसकी लंबाई सोन नदी कितना? 720 किलोमीटर, बिहार में कहे तो 202 किलोमीटर है। यह इसका सहायक नदी है गोपद, रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल है।
अब पुनपुन नदी या छोटा नागपुर पठार से पलामू झारखंड से निकलती है। गंगा नदी फतुहा पटना में आके मिल जाती है। 200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दरघा इसका सहायक नदी है। मादर, बिलोर, रामरेखा आदि है। अब कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा, कर्म को नाश करने वाली नदी कर्मनाशा, यह विंध्याचल श्रेणी सारोदा कैमूर से निकलती है। यह बिहार की अब अपवित्र नदी बोला जाता है कर्मनाशा को। यह गंगा नदी गंगा नदी को चौसा मिलती है। 192 किलोमीटर है। अजय नदी बाटपाड़, जमुई। किउल नदी छोटा नागपुर पठार हजारीबाग। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है? लीलागंज, निरंजना, मोहना के संगम से बिहार गया में निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है बिहार के प्रमुख जलप्रपात। अब है जलप्रपात। नदी तल का ढाल तीव्र अथवा ऊर्ध्वाधर हो तथा जल तीव्र वेग से नीचे गिरे तो इसे जलप्रपात कहते हैं। बिहार में मुख्यतः गया, कैमूर, रोहतास एवं नवादा जिला में जलप्रपात मिलते हैं। बिहार के मुख्य जलप्रपात विवरण निम्नलिखित है। अब नाम है, अवस्थित है, नदी है, विशेषता है। ककोल जलप्रपात नवादा में स्थित है। दुर्गावती नदी कैमूर में। ओखरीन कुंड कैमूर में है। धुआंकुंड जो है रोहतास कावा नदी पर है। अरती करकटगढ़ कैमूर बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर। जियार कुंड भोजपुर फुलवरिया नदी में है। सुखलदरी रोहतास जिला में निकलती है। तेलहर कुंड कैमूर में। मंजर कुंड सासाराम में। अब देव क्या है? देवदारी रोहतास कर्मनाशा। राकिम कुंड रोहतास गया घाट। तुतला भवानी रोहतास तुतही नदी। कसेम अमझोर रोहतास। ठीक है, अब देखते हैं बिहार के प्रमुख झील। बिहार में अधिकतर गोखुर झील का निर्माण उत्तर बिहार के प्रमुख नदियों जैसी बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानंदा नदियों के पथ प्रदर्शन के कारण हुआ है। इन झीलों के उत्तर बिहार में ताल, चौर, मान आदि भी कहते हैं। बिहार के गोखुर झील सरैयामन, बेतिया, सोनबर्ग, हरिसिद्धि, सेमरीमन, जोगपट्टी, मोती झील मोतिहारी, पिपरामन पिपरा। अब है खड़गपुर झील खड़गपुर तथा मोती झील है। बिहार में अधिकतर झील गंगा नदी के उत्तर, गंडक नदी के पश्चिम तथा महानंदा नदी के पूर्व में स्थित है। यह झीलें बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राज्य के प्रमुख झील जल निगम स्थान निम्नलिखित है। अब है झील अवस्थित और प्रमुख तत्व। जगतपुर झील कहाँ है? अवस्थित है भागलपुर में। कुशेश्वर नाथ झील कहाँ है? दरभंगा में। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय। कांवर झील बेगूसराय जिले के मंझौल गांव में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। अब इसका निर्माण बूढ़ी गंडक के विस्फोटन से हुआ है। यह झील जल निम्न वनस्पतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें लेरिसी लाटा, हाइड्रा, पोटोमोगेटन, बेल्सनेरिया, पेल्सप्रोल्स निफ्सा, मिम्फोसोल्स तथा सरप के बेटवेरिया आदि प्रमुख है। अब शीत ऋतु में साइबेरिया के प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अब नोट है, कांवर झील के पास शोध कार्य के लिए बर्ड बैगिंग स्टेशन तथा भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। ठीक है, अब गोगा बिल झील कहाँ है? कटिहार में। इस झील के घोगा चाय या घोगा झील कहते हैं। यह कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित है। अब सिमरी बख्तियार झील सहरसा में स्थित है। सिमरी बख्तियार झील यह सहरसा के 25 किलोमीटर दूरी पर सिमरी बख्तियार प्रखंड में स्थित है। इसका निर्माण सरदिया, जमुनिया, कुमुदी और गोबरा झील के मिलने से हुआ है। अब अजय झील है कैमूर में। अनुपम झील है कैमूर में। खड़गपुर झील है मुंगेर में। मत्स्य गंधा झील है सहरसा में। अब आते हैं
बिहार के प्रमुख जल निगम यानी गीली भूमि। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बिहार के प्रमुख जल निगम और गीली भूमि। अब है जलमग्न भूमि, ग्राम, शहर, जिला और क्षेत्र। कैमूर कहाँ है? सहरसा में। कांकेर जिला में रोहतास 13,34,222 हेक्टेयर में है। रवारा कुशेश्वर दरभंगा में है, दरभंगा जिला में 12,141 किलोमीटर। रघुपुर किस कहाँ? माजीपुर, मैनालिया, पैतिया वैशाली जिला में 11,406 हेक्टेयर में है। हरिवर हया चौरह अकीलपुर सारण जिला 10,000 हेक्टेयर में। कांवर झील मंझौल बेगूसराय 7,000 हेक्टेयर में। बहुआ ताल मानव निर्मित है, राजखोरमा भागलपुर 1,554 किलोमीटर हेक्टेयर। केसरिया चौरखेत मोतिहारी पूर्वी चंपारण 500। उदय झील कहाँ है? पश्चिमी चंपारण 657 किलोमीटर। भगवा चौर बलुआ बाजार सहरसा 500 हेक्टेयर है। बोरा चौर 7 खरकता चालताल है, सहरसा 500। ताल बहिरा महार मुजफ्फरपुर में है 300 हेक्टेयर में। एक पीरा घरा किशनपुर है, सहरसा में 200 हेक्टेयर में है। कौदा लोहार सहरसा 200 किलोमीटर। ब्रह्मपुरा मन मुजफ्फरपुर 130 हेक्टेयर में। मांझी चौरा फुलिया खार पश्चिमी चंपारण में 125 में है, 125 क्या हेक्टेयर में। मुरादपुर चौर मुरादपुर सहरसा 125 हेक्टेयर में है। अब है भरथुआ चौर भथुआ में मुजफ्फरपुर 125 है हेक्टेयर है। भूसारा मन भूसारा मुजफ्फरपुर 125 हेक्टेयर है। चैता चौर पिपरा पकरी पश्चिमी चंपारण 100 हेक्टेयर में है। परबा मुरली चौरा कुमारगंज सहरसा 100 हेक्टेयर में है। रतनपुरा कहाँ है? कुमारगंज सहरसा 100 हेक्टेयर में है। अब बिहार के प्रमुख जलकुंड। बिहार में अनेक स्थल पर गर्म व जल के सोते या जलकुंड पाए जाते हैं। इन तप्त जलधाराओं का संबंध मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से है। इनमें पर्याप्त मात्रा में खनिज, लवण, गंधक आदि पाए जाते हैं। जब एक जलकुंड सोते की प्राप्ति ऐसे स्थान से होता है जहां शैल का ताप पृष्ठीय शैल से ऊंचा हो, वह गर्म सोता या जलकुंड कहलाता है। अब नाम जिला स्थान। सप्तधारा राजगीर, ऋषिकुंड मुंगेर, ब्रह्मकुंड राजगीर, जन्मकुंड मुंगेर, सूर्यकुंड राजगीर, लक्ष्मीश्वर कुंड मुंगेर। अब मखदूम कुंड राजगीर, भीम बांध मुंगेर, नानक कुंड राजगीर, श्रृंगार ऋषिकुंड मुंगेर, गोमुख कुंड राजगीर, भरारी कुंड मुंगेर, सीताकुंड मुंगेर, पंचतर कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड मुंगेर, अग्नि कुंड गया, लक्ष्मण कुंड मुंगेर। अब राजगीर में अवस्थित ब्रह्मकुंड बिहार में सर्वाधिक तापमान वाला 87 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म जलकुंड है। मुंगेर में अवस्थित लक्ष्मण कुंड बिहार में दूसरा सर्वाधिक तापमान वाला 62 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म जलकुंड है। अब राजगीर में अवस्थित सप्तधारा जलकुंड को सतधरवा जलकुंड के नाम से भी जाना जाता है। 7 धाराओं से गर्म जलकुंड निकलने के कारण इसका नाम सप्तधारा पड़ा है। अब ये हमारा मैप है बिहार का। देखिए, पश्चिमी चंपारण में उदय झील है, और वहीं का दरभंगा में कुशेश्वर स्थान है, और वह सहरसा में मत्स्यगंग झील, सिमरी बख्तियार झील और कांवर झील है, और मुंगेर में सीताकुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड और भीम बांध आदि हैं। ठीक है। अब कैमूर में कौन है? अनुपम झील है, अजय झील है, दुर्गावती जलप्रपात है, ओखरी नंदन कुल है, बहुत सारा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब रोहतास में धुआं कुंड जलप्रपात है, और वहीं गया में अघिन कुंड है, नवादा में ककोलत जलप्रपात है।
चलिए आगे देखते हैं। अब बिहार के प्रमुख नहरें एवं नदी घाटी परियोजना। बिहार की प्रमुख नहरें एवं नदी घाटी परियोजना। प्रमुख नहर नदी लाभांवित जिले: पूर्ववर्ती कोसी कोसी नदी, अररिया पूर्णिया सुपौल सहरसा मधेपुरा और खगड़िया में। पश्चिमी कोसी कहाँ है? कोसी नदी, मधुबनी दरभंगा बेगूसराय। त्रिवेणी नहर गंडक नदी, पूर्वी एशिया पश्चिमी चंपारण। तिरहुत नदी गंडक में, पश्चिमी चंपारण सारण। तेऊर है गंडक पूर्वी चंपारण। कमला है कमला मधुबनी दरभंगा। पूर्वी सोन है सोन नदी पटना गया जहानाबाद औरंगाबाद और अरवल। पश्चिमी सोन है सोन नदी रोहतास भोजपुर बक्सर और कैमूर में है। सकरी है सकरी नदी मुंगेर लखीसराय गया और पटना है। अब बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। सोन नदी परियोजनाएं। सोन नदी पर सोन जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इसके तहत सोन बैराज पूर्वी एवं पश्चिमी लिंक पर नहर तथा दो नहर सिंचाई परियोजनाओं निर्मित की गई है। सोन बैराज, जिसके इंद्रावती कदवन बैराज भी कहा जाता है, एक जलाशय में जिसका निर्माण 1960 में प्रारंभ हुआ तथा 1965 में पूर्ण हुआ। सोन पूर्वी एवं पश्चिमी लिंक पर नहर विद्युत गृह का निर्माण किया है, जिसे क्रमशः 1986 एवं वर्ष 1993 में पूर्ण किया गया था। अब बिहार की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना सोन परियोजना का निर्माण 1784 ईस्वी में डेहरी के पास वारून नामक स्थान पर बांध बनाकर किया गया था। सिंचाई परियोजना वृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। मध्य सिंचाई परियोजना 2000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र है। लघु सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य क्षेत्र है। अब बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना। यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में हर प्रखंड में चल रही है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना। यह योजना नवादा रोहतास कैमूर सीतामढ़ी में चल रही है। इस योजना के तहत दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बैराज योजना विकसित किया जा रहा है। कोसी जल विद्युत परियोजना। भारत और नेपाल के मध्य इस परियोजना के लिए 1954 में आपसी सहमति हुई थी। इसके अंतर्गत नेपाल के भीमन नगर में बैराज का निर्माण किया गया है। अब इस बैराज का निर्माण 1955 में प्रारंभ हुआ और 1963 में पूर्ण हुआ। अब पूर्वी कोसी शहर मुख्यतः सिंचाई परियोजना है। पश्चिमी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना का निर्माण किया है। अब इनका निर्माण कार्य वर्ष 1961 में प्रारंभ किया गया है। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना 1978 में हुई थी। गंडक परियोजना। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल के मध्य दिसंबर 1959 में एक समझौता हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण जिले में पूर्वी जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। अब यह जल विद्युत परियोजना वर्ष 1964 में प्रारंभ की गई तथा 1968 में पूर्ण हुई। इस परियोजना के तहत गंडक नदी 2 सिंचाई परियोजनाओं को निर्मित की गई है। इस परियोजना को वर्ष 1961 में तत्कालीन योजना आयोग द्वारा मंजूर प्रदान की गई। अब नमक नदी और राज्य क्षेत्र। कोसी जल विद्युत परियोजना। कोसी बिहार भारत और नेपाल। अब सोन परियोजना है सोन नदी पर बिहार में। गंडक परियोजना गंडक नदी बिहार उत्तर प्रदेश और नेपाल पर है। जल विद्युत परियोजना है जल विद्युत परियोजना है। डेहरी डेहरी कहाँ है? रोहतास में। बारून है औरंगाबाद में। वाल्मीकि नगर कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। कटैया कहाँ है? सुपौल में। अगनूर कहाँ है? अरवल में। नासरीगंज कहाँ है? रोहतास में। त्रिवेणी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। श्रीखंडी कहाँ है? रोहतास में। सिबारी कहाँ है? रोहतास में। बेलसार कहाँ है? अरवल में। जयनगर जौनागारा कहाँ है? रोहतास में। डगमारा कहाँ है? सुपौल में। अब बिहार की जलवायु। किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम लगभग 30 से 35 वर्ष की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है। अक्षांशीय स्थिति उपोष्ण क्षेत्र। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी में दूरी, उच्चावच तथा मानसून का प्रभाव इत्यादि है। अब किसी क्षेत्र की जलवायु वहाँ की जनसंख्या की आर्थिक, संस्कृति और सामाजिक गतिविधियों का निर्धारण करती है।
बिहार उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित तथा यहाँ की जलवायु मानसूनी है। बिहार में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं, किंतु वर्ष के अधिकांश समय वायु पर्याप्त नमी होने के कारण इसे संशोधित महाद्वीपीय जलवायु का क्षेत्र भी कहा जाता है। बिहार में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं, किंतु वर्ष में अधिकांश समय वायु में पर्याप्त नमी होने के कारण इसे संशोधित महाद्वीपीय जलवायु का क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में, इसमें पश्चिम भाग में अर्ध शुष्क तथा पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है। अब बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग में भौगोलिक दशाओं के अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं ने बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण किया है। अब जलवायु क्षेत्र और संकेतक। कोपेन उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार CWG और AW। ट्रीवार्था उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार CAW और AW। थनवेट उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र शेष बिहार CB-B CA-W। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। अब क्षेत्र के साक्ष्य गुणवत्ता एवं जलवायु स्थिति के अनुसार बिहार में 3 एग्रो क्लाइमेट क्षेत्र विभाजित किया गया है। उत्तर पश्चिम एलुवियन प्लेन, उत्तर पूर्व एलुवियन प्लेन तथा दक्षिण एलुवियन प्लेन है। अब दक्षिण एलुवियन प्लेन क्षेत्र का अन्य 2 उप क्षेत्र विभाजित किया गया है, जैसे 3A तथा 3B। मानसून सर्वप्रथम जोन 2 क्षेत्र आता है तथा सभी एग्रो क्लाइमेट क्षेत्र में से यहाँ वर्षा की सर्वाधिक होती है। जोन 3 में मानसून सबसे अंत में पहुँचता है तथा वर्षा भी इस क्षेत्र में सबसे कम होता है। अतः बिहार की कृषि पूर्णतः मानसून पर निर्भर करता है। अब जोन सेकेंड CWA उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान 8 जिला। फसल चावल, गेहूं, आलू, आम, अमरूद है। जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। बिहार के कृषि जलवायु पूर्वी भाग आर्द्र जलवायु। ठीक है। अब आगे देखते हैं। बिहार में कृषि जलवायु जोन 1, जोन 2, जोन 3B, जोन 3A। चलिए देख लेते हैं जोन। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जिला, वर्षा की शुरुआत, अंत, कुल वर्षा, तापमान, 0 डिग्री में अधिक न्यूनतम, महत्वपूर्ण फसल पैटर्न। जोन 1 उत्तर पश्चिम एलुवियन प्लेन, चंपारण, शिवहर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। वर्षा 12 जून से 30 सितंबर 10 अक्टूबर। कुल वर्षा कितना 1040 से 1050 मिलीमीटर। अब तापमान जो है अधिक होगा 36.6 और न्यूनतम 7.7। अब इसका महत्वपूर्ण फसल चावल, गेहूँ, चावल राई, चावल शकरकंद, क्षेत्र पूसा, चावल मक्का शकरकंद, मक्का राई, चावल तीसी। अब जोन 2 है उत्तर पूर्व एलुवियन प्लेन, सुपौल, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया, कटिहार। 7 जून 30 सितंबर से 10 अक्टूबर। 1200 से 1700, 33.8, न्यूनतम 8.8। चावल, जूट, गेहूँ, आलू है। यह कहाँ से है? जोन 3 है दक्षिण एलुवियल प्लेन क्षेत्र से 990 से 1240। अब है जोन 3 है शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, 15 जून से 30 सितंबर 10 अक्टूबर। जोन 3B है भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, गया, नालंदा, नवादा तथा पटना है। अब है बिहार में ऋतु। ठीक है, चलिए देखते हैं बिहार में ऋतु। बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती है। पहला है ग्रीष्म ऋतु। जब सूर्य के उत्तरायण में की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से
वायु दाब की कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून में स्थित होती है। अब इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है। इसकी रफ्तार 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मई से मध्य जून तक तापमान सर्वाधिक 45 डिग्री से 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है। बिहार का सबसे गर्म स्थान गया है जिसका तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है जिसे नार्वेस्टर या काल बैसाख कहते हैं। वर्षा ऋतु बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सामान्यतः मध्य जून से होता है। इस मानसून में राज्य के पूर्वी क्षेत्र में 8 जून एवं पश्चिमी क्षेत्र में 15 जून तक वर्षा आरंभ हो जाती है। अब जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई अगस्त की अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 120.5 सेंटीमीटर होती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज 205 सेंटीमीटर जिले में तथा सबसे कम वर्षा औरंगाबाद 101 सेंटीमीटर जिला में होती है। अब है बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तरी अधिक वर्षा प्राप्त करता है जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा प्रायः कमी है। पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा प्रायः कमी आती है। अब शीत ऋतु इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। सर्वाधिक ठंडक जिला है। अब दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। यह वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अब है बिहार वर्षा का विवरण। अब है बिहार में कृषि। बिहार की प्रमुख फसलें ठीक है, चलिए देखते हैं। गेहूँ बिहार की प्रमुख रबी फसल है जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उत्तम रहती है। अब है धान। बिहार में लोग का मुख्य भोजन चावल है। धान ऊंचे तापमान उर्वर मिट्टी और 125 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। पश्चिम में बूढ़ी गंडक और पूर्व में कोसी नदी के मध्य विस्तृत उत्तरी मैदान धान की कृषि का आदर्श क्षेत्र माना जाता है। अब जलवायु की विभिन्नताओं के फलस्वरूप बिहार में ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन और शीतकालीन धान की फसलें उगाई जाती है। बिहार में इन्हें अगहनी, गर्मा एवं भदई फसल के रूप में जाना जाता है। अब जौ भारत की प्राचीनतम कृषि उपज है। बिहार में जौ की खेती अत्यंत प्राचीन काल से की जा रही है। जौ की खेती कम वर्षा और उष्ण जलवायु में होती है। अब यह रबी फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अब मक्का, यह आर्द्र जलवायु में पैदा होने वाली फसल है। इसके लिए भारी दोमट मिट्टी उपयुक्त है। मक्का खरीफ की फसल है। मक्का क्या है? खरीफ की फसल है जो जून जुलाई में महीने में बोई जाती है। मक्का जो है खरीफ की फसल है जो जून जुलाई महीने में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। मक्का की कृषि के लिए हल्दी और चिकनी मिट्टी अच्छी रहती है। मक्का की कृषि के लिए हल्दी और चिकनी मिट्टी अच्छी होती है। बिहार की बलसुंदरी मिट्टी इसकी खेती के लिए उत्तम है। बेगूसराय के बिहार में मक्का का घर कहा जाता है। बेगूसराय को बिहार में मक्का का घर कहा जाता है। अब है मड़ुआ रागी। अब मोटे अनाज में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कम समय में तैयार होने वाली फसल है। इसका बुआई अप्रैल मई में की जाती है और कटाई जून जुलाई में होती है। देश में बिहार मड़ुआ का सबसे अधिक उत्पादन करता है। बिहार के दरभंगा जिले में मड़ुआ सर्वाधिक उत्पादित होता है।
बिहार के दरभंगा जिले में मड़ुआ क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादित होता है। इसकी खेती मुख्यतः दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, समस्तीपुर, वैशाली में होती है। अब ज्वार बाजरा, यह मई के प्रारंभ में बोई जाती है और अगस्त में काट ली जाती है। इसकी खेती साधारण उपजाऊ मिट्टी एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी की जा सकती है। इसकी खेती मई के आरंभ में की जाती है। बिहार में सर्वाधिक ज्वार शाहाबाद में होती है और ज्वार का उत्पादन रोहतास जिले में एवं बाजरा का उत्पादन मुख्यतः रोहतास, चंपारण, पटना, गया और मुंगेर जिले में होता है। अब अरहर क्या है, अरहर अरहर को खरीफ की फसल के साथ उगाया जाता है और रबी के फसल के साथ काटा जाता है। अब अरहर के पौधे कम उपजाऊ मिट्टी में अच्छी फसल देते हैं। इसी कारण बिहार में किसान सीमांत भूमि या बांध आदि के निकट की ऊंची जमीन पर इसका बुआई करते हैं। इसकी खेती के लिए सिंचाई और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी खेती सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर, रोहतास आदि जिलों में विशेष रूप से की जाती है। अब है चना बिहार में गेहूं के बाद दूसरा प्रमुख रबी फसल है। चने का उपयोग दाल के अतिरिक्त सूत, बेसन आदि कई अन्य रूपों में भी किया जाता है। अब चने की फसल के लिए मटियार दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब है बालू युक्त चिकनी मिट्टी में भी इसका उत्पादन अच्छा होता है। अब है खेसारी खंडसारी एक निम्न कोटि का दलहन है। यह बिहार के दलहन उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अधिक मात्रा में बोया जाता है। खेसारी का दाल के रूप में सेवन करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके सेवन से गठिया आदि हड्डी की रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः सरकार ने इसका सेवन प्रतिबंध लगा दिया है। अब है मूंग को गेहूं काटने के बाद बोया जाता है, जो धान की बुआई से पहले तैयार हो जाता है। अब है मुंगेर, शेखपुरा, भागलपुर, सहरसा, सुपौल तथा पूर्णिया इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। अब है मसूर, दलहन फसलें में मसूर का प्रमुख स्थान है। इसका खेती रबी के मौसम में होता है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले नालंदा, पटना, गया, जहानाबाद, मुंगेर और औरंगाबाद है। अब है राई व सरसों, बिहार में उत्पादित की जाने वाली तिलहन फसलों में राई और सरसों की स्थान प्रमुख है। अब यह फसल राज्य के लगभग सभी जिलों में थोड़ी बहुत मात्रा में उगाई जाती है, लेकिन मैदानी भाग में इसकी उपज अधिक होती है। तिरहुत व पटना क्षेत्र में प्रमुखता से सरसों उगाई जाती है। अब तीसी अलसी, अलसी गहरी नमी युक्त भारी चिकनी मिट्टी में उत्पादित होती है। इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र गंगा का मैदानी भाग है। बिहार में तीसी का उत्पादन पटना, तिरहुत, कोसी, भागलपुर मंडलों में होता है। अब है तिल, क्या है तिलहन के अंतर्गत तिल एक प्रमुख फसल है, जिसका प्रयोग खाद्य पदार्थ के अतिरिक्त तेल एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के रूप में होता है। अब है गया, चंपारण, शाहाबाद जिले में तिल प्रमुखता के उत्पादित होता है। अब रेंडी अथवा अरंड भारत की प्रमुख तिलहन फसल है। बिहार में भागलपुर, मुंगेर, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सहरसा जिले इसकी खेती के अधिक होती है। अब गन्ना, बिहार भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में से एक है। गन्ना यहाँ की नकदी फसल है, जिसका सर्वाधिक उपयोग चीनी उद्योग में किया जाता है। गन्ने के लिए अधिक वर्षा, भूरी दोमट मिट्टी यथा मटियारी व चूनायुक्त मिट्टी तथा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अब बागमती तथा कोसी नदियों के पश्चिमी क्षेत्र में खनिज लवण युक्त मिट्टी की चूने की तत्व उपलब्ध है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक सघन क्षेत्र, जहां कुल गन्ना क्षेत्र का 60% से अधिक भाग स्थित है, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण एवं सिवान जिले में स्थित है। बिहार में गन्ने की सामान्य खेती कोसी नदी के पश्चिमी भाग, गंगा के दक्षिण भाग, भोजपुर, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर जिले में की जाती है। अब है जूट का उपयोग कम गुणवत्ता वाले कपड़ा, टाट, बोरी, रस्सी, गलीचे आदि में होता है। जूट उत्पादन के क्षेत्र में बिहार भारत का द्वितीय सर्वाधिक बड़ा राज्य है। यहाँ इसके उत्पादन हेतु
पर्याप्त वर्षा होती है यहाँ और नदियाँ द्वारा लाई गई उपजाऊ कांप मिट्टी विस्तृत क्षेत्र में उपलब्ध है। अब यह पूर्णिया जिला अकेला ही कुल जूट उत्पादन 70% जूट उत्पादन करता है। गर्मी के मौसम की प्रथम भारी वर्षा के बाद अप्रैल मई महीने में जूट की बुआई की जाती है, जबकि उसकी मोटाई अक्टूबर माह में की जाती है। अब तंबाकू। बिहार भारत का छठा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य है। 1508 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री तंबाकू के पौधे के उत्तरी अमेरिका से यूरोप और फिर यूरोप से भारत लाया था। अब तंबाकू की खेती बिहार में लगभग 14,000 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। इसकी खेती गंडक नदी से बिहार के पूर्वी सीमा तक नदी के किनारे पर होती है। तंबाकू प्रमुख उत्पादक जिला वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, गोपालगंज आदि है। अब मखाना की खेती के लिए बिहार देश का अग्रणी राज्य है। राज्य में प्रमुख मखाना उत्पादक जिले दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी और सुपौल है। ठीक है, ये हो गए आपके बिहार की मृदा। ठीक है, चलिए देखते हैं बिहार की मिट्टियाँ के बारे में देख लेते हैं। बिहार की मृदा खनिज पदार्थों, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों, जल, विभिन्न गैसों तथा असंख्य सूक्ष्म जीवों की जटिल मिश्रण है, जिससे पृथ्वी के ऊपर पतली सतह का निर्माण होता है। मृदा के निर्माण में आर्द्रता, वर्षा एवं तापमान आदि जलवायु दशाएं एवं तथा चट्टानों की उचावच, अपक्षय और अपघटन के आदि कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से बिहार में मुख्यतः दो प्रधान कोटियाँ अवशिष्ट मिट्टी एवं प्रवाह की अपोड मिट्टी में पाई जाती है। अब अपशिष्ट मिट्टी वह होती है जिनका निर्माण उस स्थान पर स्थित चट्टानों से हुआ है, जबकि अपोड मिट्टी निर्माण युक्त चट्टानों के स्थान से प्रवाहित होकर अलग अलग स्थान पर निक्षेप के रूप में फैली रहती है। गंगा के उत्तरी मैदान में अपोड मिट्टी का बहुल है। यहाँ की मिट्टी में क्वार्टजाइट, फेल्सपार, एगाइट, अभ्रक, लौह अयस्क, कैल्साइट तथा डोलोमाइट जैसे खनिज तत्व प्रचुरता से मिलते हैं। बिहार राज्य के लगभग 90% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। गंगा नदी के उत्तर तथा दक्षिण के जलोढ़ मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। अब बिहार में पाई जाने वाली मिट्टियाँ: जलोढ़ मिट्टी, पीट मिट्टी, ढाल मिट्टी, अभ्रक मिट्टी, बलथर मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी है पुरानी जलोढ़ बांगर, नवीन जलोढ़ बाखादर और पल सुंदरी मिट्टी है। अब बिहार की मृदा का वर्गीकरण: पहला, दूसरा, तीसरा। उत्तर बिहार के मैदान की मृदा, दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा, दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा, उत्तर के मैदानी भाग की मृदा। अब इस क्षेत्र में मुख्यतः जलोढ़ मृदा का विस्तार है, जिसका निर्माण घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा आदि द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब इस क्षेत्र की मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है उप हिमालय की पर्वत पदी, पिट्समोन्ट रवैम्प मृदा। इसका विकास बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में सोमेश्वर पहाड़ी के क्षेत्र में हुआ है। इस मृदा में जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मृदा में धान, मक्का, जौ की खेती प्रमुखता से की जाती है। अब तराई क्षेत्र अब इसका विकास शिवालिक पर्वत के पर्वतपदीय भाग में हुआ है। यह मृदा बिहार के पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्व की ओर स्थित किशनगंज तथा बिहार के उत्तरी सीमा के साथ विस्तृत है। इस मृदा का प्राकृतिक गुण अम्लीय है। इस मृदा में धान के अतिरिक्त गेहूं, जौ, सरसों की खेती की जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा, खादर मृदा। अब नवीन जलोढ़ मृदा, खादर मृदा।
इस मृदा का विस्तार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुआ है। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा नदियों द्वारा बाढ़ के साथ लाए गए अवसादों के जमाव से इस मृदा का विकास हुआ है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर से चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ है। यानी नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर से चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग तक है। अधिक उपजाऊ होने के कारण यह मृदा धान की कृषि हेतु अत्यंत उपयुक्त है। अब है दोमट मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी उत्तरी बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में छोटी छोटी पट्टी में पाई जाती है। दक्षिण के मैदानी भाग की मृदा। इस क्षेत्र की मृदा का निर्माण सोन, फल्गु, पुनपुन तथा किऊल आदि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों को निक्षेप के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस क्षेत्र की मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन है? कछारी मृदा। अब इसका विकास सोन, फल्गु तथा किऊल नदियों द्वारा विकसित प्राकृतिक तटबंध पर हुआ है। इस मृदा में चूने की प्रधानता होती है। यह मृदा जौ, मक्का, साग, सब्जी की कृषि हेतु उपयुक्त है। अब है टाल मृदा। इसका विकास बक्सर से भागलपुर के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में हुआ है। पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई अधिक जबकि पूर्वी भाग में कम है। वर्षा होने पर यह क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। अब इस मृदा में दोमट व चिका मृदा की प्रधानता होती है। इस मृदा में रबी की फसलें, मुख्यतः दलहन फसलें का उत्पादन किया जाता है। अब है करेल केवाल मृदा। इस मृदा का विकास टाल मृदा के दक्षिण के क्षेत्रों बक्सर, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, पटना आदि जिलों में हुआ है। यह पुरानी जलोढ़ मृदा है जिसमें कैरेल क्षारीय गुण तथा केवाल अम्ल व क्षार का संतुलन मृदा पाई जाती है। इस मृदा की जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। अब उर्वर होने के कारण इस मृदा में धान, गेहूं, बाजरा, अरहर आदि की कृषि की जाती है। अब पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर मृदा। यह मिट्टी तराई क्षेत्र के दक्षिणी भाग में भी स्थित है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यह तराई क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर मिट्टी का विकास उच्च भूमि क्षेत्र में हुआ है जहां बाढ़ का प्रभाव प्रत्येक वर्ष नहीं होता है। गंगा के दक्षिणी मैदान भाग में रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर तथा विस्तृत है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर मिट्टी गन्ना, मक्का, धान, जूट एवं गेहूं की खेती प्रमुख के लिए की जाती है। अब बलथर मिट्टी। कौन है? बलथर मृदा। इसका यानी बलथर मृदा विस्तार कैमूर श्रेणी से लेकर राजमहल पठारी क्षेत्र तक है। इस मृदा में बालू एवं कंकड़ की अधिकता होती है। अब इस मृदा का प्राकृतिक गुण अम्लीय होता है तथा इसकी उर्वरता कम होती है। इस मृदा में आलू, ज्वार, बाजरा की खेती की जाती है। दक्षिण के पठारी पाट की मृदा। अब इस मृदा का विस्तार दक्षिण पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर हुआ है जिसे 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। लाल बलुई मृदा। इसका विस्तार बिहार के रोहतास एवं कैमूर जिले में पठारी भाग में हुआ है। इस मृदा में लाल बलुआ पत्थर, सैल एवं चूना पत्थर के अंश पाए जाते हैं। इस मृदा में ज्वार, बाजरा एवं मक्का की खेती की जाती है। अब लाल एवं पीली मिट्टी। इसका विस्तार के दक्षिण पूर्वी भाग बांका, जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद जिले के पठारी भाग में हुआ है। इस मृदा का निर्माण ग्रेनाइट, नीस तथा शिष्ट चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस मृदा में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मृदा की उर्वरता कम होती है। इस मृदा में मोटे अनाज तथा दलहन की खेती की जाती है। अब बिहार की मिट्टियाँ क्या है? बिहार की मिट्टियाँ। अब बिहार वन एवं वन्यजीव अभयारण्य। बिहार में वन। अब बिहार एक उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश है, इसलिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को निर्धारित करने में वर्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के अधिकतर वन क्षेत्र भारत नेपाल सीमा के
शिवालिक हिमालय के तराई प्रदेश, सोमेश्वर और दून पहाड़ियों एवं दक्षिण के पठारी क्षेत्रों कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। अब वर्षा के अतिरिक्त इस क्षेत्र की ऊंचाई यहाँ की वनस्पति के प्रभावित करती है। बिहार में एक वर्ष में 3-4 महीने की अवधि में लगभग 80% वर्षा हो जाती है और शेष महीने अपेक्षाकृत वर्षा रहित होती है। अब इसलिए यहाँ मुख्यतः मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिन्हें वर्षा की मात्रा के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती। इन वनों का विकास 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के वर्षा से अधिक क्षेत्रों में होता है। अब शिवालिक पर्वत की तराई क्षेत्र में इसका सर्वाधिक विकास बिहार के पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिले में हुआ है। अब बिहार राज्य में आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत उच्च भूमि और पहाड़ी ढालों पर साल, शीशम, सेमल, तून और खैरा के घने वृक्ष, जबकि नमी वाले दलदली निम्न भूमि पर सेवाई घास, बांस, नरकट और घनी झाड़ियाँ की बहुलता है। अब शुष्क पर्णपाती वन, इन वनों का विकास 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा से संबंधित क्षेत्र में होता है। बिहार राज्य के कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, शेखपुरा एवं बांका जिले में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। इन वनों में शीशम, महुआ, पलाश, खैर, आंवला आदि वृक्ष के साथ साथ कई प्रकार की घासों की प्रधानता है। अब नोट है, बिहार राज्य में 120 सेंटीमीटर समवृष्टि रेखा आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती वनों की सीमा निर्धारित करती है। राज्य की वन नीति औपनिवेशिक भारत में प्रथम वन नीति 1894 में तथा स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में बनी थी। वनों के अत्यधिक विनाश एवं अन्य वनीय समस्याओं को देखते हुए 1988 में नई वन नीति अपनाई गई, जिसका अनुसरण बिहार राज्य वन नीति भी करती है। अब इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के वन क्षेत्र को बढ़ाकर 33% करना है। इसके लिए बिहार सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। वानिकी विकास, बिहार कुल भौगोलिक क्षेत्र 7.84 भाग पर वन पाए जाते हैं। 33% भूमि पर वन के अंतर्गत लाने के लिए वानिकी विकास का एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य उपलब्ध गैर कृषि भूमि पर वन क्षेत्र का फैलाव करना है। इसके अंतर्गत बिहार में बंजर एवं कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि यानी 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि का चुनाव किया जाता है। अब प्रति भूमि के 1/3 भाग पर वन का विकास तथा सरकारी एवं निजी स्थानों पर जैसे स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय आदि में सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसके अलावा इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों, पथ आदि के किनारे वृक्षारोपण करना तथा सामाजिक वानिकी द्वारा वन का प्रसार करना शामिल है। इस उपयोग में वन क्षेत्र का विस्तार कुल भूमि के 33% भूभाग तक किया जा सकता है। अब है पुनर्वास एवं संरक्षण। राज्य में वन क्षेत्र के विकास के लिए पुनर्वास एवं संरक्षण को महत्व दिया जाता है। बिहार के वन नीति के अंतर्गत निम्नलिखित उपायों पर बल दिया गया है। अब उजड़े वनों का पुनर्वास। वैसे वन क्षेत्र जहाँ का वृक्ष 40% सेंटीमीटर कम रह गया है, वहाँ गैर सरकारी संगठनों, नागरिकों एवं अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों की मदद से वृक्षारोपण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने पर बल दिया गया है। इसके तहत ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति बनाई गई है। निजी एवं सामाजिक वानिकी, इसके तहत उजाड़ वन क्षेत्र को पुनर्वास के लिए सामुदायिक एवं निजी भागीदारों के प्रयासों के बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यान पशु पक्षी बिहार, वन पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय उद्यान एवं पशु पक्षी बिहार के विकास पर अधिक जोर दिया गया है। इसके क्षेत्र की जैविक विविधता संरक्षित रहती है। अब छात्र वृक्षारोपण योजना। राज्य सरकार द्वारा राज्य में हरियाली आवरण बढ़ाने तथा किशोर छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई है। यह देश में अपनी तरफ की पहली योजना है। इसके तहत
छात्र छात्राओं को अपनी रुचि के पौधों को इच्छित स्थान पर लगाने एवं इसके न्यूनतम 3 वर्षों तक मित्रवत देखभाल सिंचाई सुरक्षा देते हुए वृक्ष बनाने की जिम्मेदारी लेनी होती है। अब नोट में है, बिहार सरकार द्वारा बिहार में वन संरक्षण, वन क्षेत्र में वृद्धि तथा वृक्षारोपण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों योजनाओं को लागू किया गया है। उदाहरण स्वरूप कृषि वानिकी योजना, मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना, वृक्ष संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री छात्र वृक्ष योजना, हरियाली मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन इत्यादि जैसे विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अब वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बिहार में। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया गया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया और 2021 से रिपोर्ट इस श्रृंखला के 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़े का प्रयोग किया गया है। अब बिहार में वन आवरण। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 के रिपोर्ट के तुलना में वन आवरण 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। बिहार में वन आवरण एवं वृक्षारोपण वर्ग क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि। वन आवरण जो कि क्षेत्रफल कितना 73 से 81 वर्ग किलोमीटर है, वृक्षारोपण जो है 23 से 41 वर्ग किलोमीटर बिहार में है। कुल कितना 97 से 22 वर्ग किलोमीटर है बिहार में वन की रोपाई। ठीक है। अब जिले में वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक है कैमूर में 1051.56 वर्ग किलोमीटर में है, और जिला कहेंगे तो शेखपुरा में सबसे कम 1.19 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। पश्चिमी चंपारण 903.34 वर्ग किलोमीटर है, और जिला देखें अरवल में तो 4.14 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। अब जिले में वन आवरण प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक सबसे कम, सबसे अधिक कैमूर में जो कि 31.56% है, और सबसे कम शेखपुरा में 0.17% है। 2019 की तुलना में वन आवरण को सर्वाधिक वृद्धि नुकसान वाले जिले। वन आवरण में वृद्धि बांका में 16.29 वर्ग किलोमीटर, और वन आवरण के नुकसान है कैमूर में -4.83 वर्ग किलोमीटर है। अब अन्य बिंदु वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व 796.12 वर्ग किलोमीटर में बना है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र 928.80 वर्ग किलोमीटर तथा 85.71% है। बिहार में वृक्षावरण भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 23 से 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। 2019 रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखते हैं 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र। ठीक है। वन का प्रकार 2021 में अति सघन वन 70%, अधिक शिखर सघनता जो कि 4.5% है 333 वर्ग किलोमीटर में। मध्य सघन वन है 40% से 70% शिखर सघनता यानी 44.5% यानी 3286 वर्ग किलोमीटर। अब खुले वन कितना 10 से 40% शिखर सघनता 51% 3762 वर्ग किलोमीटर। बिहार में वन आवरण शीर्ष बहुत घने वन है पश्चिमी चंपारण है 249.34 वर्ग किलोमीटर में। मध्यम रूप से घने वन है पश्चिमी चंपारण 548.47 वर्ग किलोमीटर में। खुले वन है कैमूर का 531.73 वर्ग किलोमीटर। अब 2019 से 2009 वन आवरण की तुलना बहुत घने वन कौन है 333 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल कितना 2021 में 333 वर्ग किलोमीटर। अब नोट 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षादित भूमि वनाच्छादन माना जाता है। अब बिहार में वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव पक्षी अभयारण्य, बाघ अभयारण्य का नाम
स्थापना वर्ष और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। अब है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य प्रमंडल 1 और 2 बेतिया एवं पश्चिमी चंपारण 1978 में बना था। ये इसका है 880.60 वर्ग किलोमीटर। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण कहाँ है? पश्चिमी चंपारण 1978 में ही बना था। 898.93 है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर वन प्रमंडल है 1976 में 680.94 वर्ग किलोमीटर। अब है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बेतिया पश्चिमी चंपारण बेतिया वन प्रमंडल 1978 में बना था 8.87 है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर और रोहतास वन प्रमंडल 1989 में 1784.73 है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया प्रमंडल गया 1976 में 138.38। अब राजीव वन्यजीव अभयारण्य नालंदा वन प्रमंडल नवादा 1978 में 35.84। रजौली नवादा वन्यजीव अभयारण्य नवादा वन प्रमंडल नवादा 1990 में बना था 27.27 वर्ग किलोमीटर है। अब क्या कुशेश्वर नाथ पक्षी अभयारण्य मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा 1994 में 29.21% वर्ग किलोमीटर। बड़ैला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? वैशाली वन प्रमंडल हाजीपुर 1997 में बना था 100 क्या है 1.98 वर्ग किलोमीटर में। नकटी जलाशय जमुई वन प्रमंडल जमुई कहाँ 1987 में बना था 3.33 वर्ग किलोमीटर में है। पक्षी अभयारण्य हो गया नागी जलाशय पक्षी अभयारण्य जमुई वन प्रमंडल जमुई 1989 में बना था 1.92 वर्ग किलोमीटर में है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय वन प्रमंडल बेगूसराय 1989 में बना था 63.11 वर्ग किलोमीटर में। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर वन प्रमंडल भागलपुर में है 1990 में बना था गंगा नदी में 60 किलोमीटर लंबाई में। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य संजय गांधी कहाँ गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में 1990 में बना था 217 एकड़ में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में 1969 में बना था 153 वर्ग किलोमीटर में है। अब है बिहार के वन्य जीव अभयारण्य ठीक है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो उदय वन्यजीव अभयारण्य है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है जो कि पश्चिमी चंपारण ठीक है। कांवर झील अभयारण्य बेगूसराय बरैल सलीम अली जुब्बा सहनी अभयारण्य वैशाली। अब है बक्सर पक्षी अभयारण्य बक्सर। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कैमूर। चलिए देख लेते हैं इसको। गंगा बिल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? कटिहार। विक्रमशिला पक्षी विहार विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? भागलपुर। अब है भीम बांध अभयारण्य कहाँ है? मुंगेर। नागी डैम पक्षी अभयारण्य नकटी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ है? जमुई। राजगीर अभयारण्य पंत अभयारण्य कहाँ है? राजगीर नालंदा। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? बोध गया ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान 1978 कब बना था? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान 1978 में स्थापित वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 1990 में। जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। अब विस्तार क्षेत्र है 898.93 वर्ग किलोमीटर में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार इस रिजर्व में बाघों की संख्या 2010 में 8 से बढ़कर 2018 में 31 हो गई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं।
बिहार बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान, 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% आवरण करते हैं। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना 1969 में की गई थी। यह राज्य का प्रथम प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में फैला है। यह गैंडा प्रजनन एवं एशिया के सबसे बड़े एवं विश्व में दूसरे सबसे बड़े केंद्र में के रूप में स्थान रखता है। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना रानीगंज अररिया में किया जा रहा है। प्रथम संजय गांधी जैविक उद्यान पटना है। बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। अब राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। अब बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 54 हो गई है। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 31 थी। अब बक्सर पक्षी बिहार बक्सर जिले में स्थित है। यहाँ लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी तक प्रवास करते हैं। अब डॉल्फिन का संरक्षण करते हुए इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है 2012 से। अब गया में राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ की स्थापना की गई है? बिहार में आपदाएं और आपदा प्रबंधन। आपदा उन प्राकृतिक जन्य या मानव जनित अप्रत्याशित एवं दुष्प्रभावित वाले चरम घटनाओं या प्रकोपों को कहते हैं जिनके द्वारा मानव समाज, जंतु एवं पादप समुदायों को अपार क्षति होती है। सामान्यतः आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्राकृतिक आपदाएं, मानव द्वारा दुष्प्रभाव डालने वाली वैसी प्राकृतिक जन्य आपदाएं जिन पर मानव समाज का बस न के बराबर होता है। ये मुख्यतः पृथ्वी की अंतर्जात एवं बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा उत्पन्न होता है। उदाहरण स्वरूप भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोटक, बाढ़, चक्रवात, सुनामी और हिमच्छादन इत्यादि है। अब मानव जाति आपदाएं ऐसी आपदाएं जिनके लिए मानव स्वयं जिम्मेदार हो या वैसे जैविक अथवा अजैविक घटकों का प्रयोग मानव ने स्वयं के उपयोग और आवश्यकतावश किया हो। तत्पश्चात इन गतिविधियों में उन्नत होने वाली अवांछित परिवर्तन आपदाएं लाती है, जैसे प्रदूषण, बम विस्फोट, औद्योगिक आपदाएं, परिवहन दुर्घटनाएं, विकिरण आदि है। अब बिहार में आपदाएं अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण बिहार अनेक प्राकृतिक आपदाओं से गंभीर रूप से प्रभावित रहता है। नेपाल के तराई क्षेत्र से लेकर बंगाल की पूर्वी सीमा तक विस्तृत क्षेत्र में प्रति वर्ग बाढ़ का प्रकोप रहता है। इसके विपरीत राज्य में मध्य एवं पश्चिमी भाग में वर्षा की कमी तथा सिंचाई व्यवस्था के अभाव के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। अब इन दोनों आपदाओं के अतिरिक्त उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में गया के पठार तक विस्तृत क्षेत्र भूकंप से भी प्रभावित रहता है। बाढ़ है एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई निश्चित भू क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाती है। बाढ़ प्राकृतिक आवरण का एक गुण है तथा अपवाह बेसिन के लिए जलीय चक्र का एक संघटक है। अतः बाढ़ एक सामान्य प्राकृतिक घटक है। यह केवल उस समय आपदा बन जाता है जब इसके द्वारा जान माल की क्षति होती है। अब बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित, 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। जहां उत्तर बिहार के अधिकांश जिले जहां बाढ़ से प्रभावित है, वहीं दक्षिण बिहार के 17 जिले सूखे से प्रभावित है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। बिहार के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र 16.5% भाग बिहार के अंतर्गत आता है तथा बिहार में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73.06% है। अब अत्यधिक प्रभाव 15 जिले, कम बाढ़ प्रभावित जिले 13। अत्यधिक प्रभावित कौन है? पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार है।
अब कम प्रभावित है पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा है। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाढ़ग्रस्त 12.92 लाख हेक्टेयर गंगा नदी का है तथा दूसरे स्थान पर कोसी नदी द्वारा प्रभावित क्षेत्र है जो 10.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। अब नोट है, बिहार में बाढ़ से जनधन की सर्वाधिक क्षति कोसी नदी के मार्ग परिवर्तन द्वारा लाई गई बाढ़ से होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब सूखा, भारत मौसम विभाग के अनुसार सूखा उस दशा को कहते हैं जब किसी क्षेत्र में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से 75% तक कम होती है। भारत मौसम विभाग ने सूखे को 2 वर्गों में विभाजित किया है। पहला प्रचंड सूखा, सामान्य सूखा। प्रचंड सूखा, परसेंट सूखा का मतलब समान वर्षा से 50 से 75 तक परसेंट तक वर्षा कम होती है तो उसे प्रचंड सूखा कहते हैं। सामान्य सूखा, जब समान वर्षा से 50% तक कम वर्षा होती है तो उसे सामान्य सूखा कहते हैं। बिहार में सूखे की समस्या के निरंतर वृद्धि होती जा रही है। गंगा नदी के दक्षिण का पठारी भाग सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। बिहार का लगभग 20% से सूखा प्रभावित है, जिसके अंतर्गत गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, नालंदा, कैमूर, रोहतास आदि जिले शामिल है। अब चक्रवात, घूमती हुई हवाओं का एक विशाल वायु द्रव्यमान होता है जो कम दबाव वाले क्षेत्र में बनता है। बिहार के भौगोलिक रूप से समुद्री तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होता है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिमी बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिले को प्रभावित करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। अब भूकंप है, भूगर्भीय संरचनाओं और विवर्तनिक क्रियाओं के अपस्वस्थ एवं असंतुलन उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में स्थित होने के कारण बिहार का उत्तरी भाग भूकंप संभाव्य क्षेत्र से उत्पन्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिहार में भारत के 3 भूकंपीय क्षेत्र का विस्तार है। बिहार में भूकंप क्षेत्र सम्मिलित जिले, प्रभावित जिले क्षेत्र। अब जोन 5 है, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा आदि जिला है। जोन 4 है, चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, सीता जिले हैं। जोन 3 है, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सहरसा, औरंगाबाद, गया आदि जिले हैं। अब आपदा प्रबंधन की दिशा में बिहार राज्य के प्रयास। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन की प्राधिकरण BSDMA आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF तथा इसकी अधिनियम के अंतर्गत राज्यों में राज्य आपदा मोचन बल SDRF की स्थापना की गई है। इन संस्थाओं की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसी आपदा अथवा विपत्ति के समय विशेषज्ञों और प्रतिबद्धता के समय संगठित होकर आपदा प्रबंधन लोगों के बचाव पुनर्वास के लिए कार्य करना है। बिहार में मुख्यमंत्री बिहार राज्य आपदा मोचन बल के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका मुख्यालय पटना बिहार में स्थित है। सेंड्राई फ्रेमवर्क ऑफ बिहार, जापान के सेंड्राई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए 3रा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम की कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत ने जून 2016 में सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसे सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया गया है। अब लक्ष्य है, वर्ष 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं में मानव क्षति को बेसलाइन आंकड़ों की तुलना में 75% कम करना है। वर्ष 2030 तक परिवहन संबंधी आपदाओं, सड़क, रेल एवं दुर्घटना में आधारलाइन आंकड़ों की तुलना में पर्याप्त कमी लाना है। 2030 तक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों के संख्या में आधारलाइन आंकड़े की तुलना में 50% की कमी करना है। पटना घोषणा पत्र, बिहार शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन
14 मई 2015 बिहार शिखर सम्मेलन के अंतिम 14 मई 2015 को बिहार सरकार ने 2015 से 2030 की 15 वर्षीय अवधि के लिए आपदा जोखिम मोर्चा फ्रेमवर्क स्वीकार किया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना। अध्यक्ष है मुख्यमंत्री है। सदस्य है अधिकतम 8 सदस्य जिनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। अब है बिहार की जनगणना। ठीक है, बिहार की जनगणना। बिहार में जनसंख्या के नगरीकरण। सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल के मामले में? कौन है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जिला कौन है? सीहोर। न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ का है? सहरसा का 41.7% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कितना है? 31.01% है। सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ का? गोपालगंज का है। गोपालगंज, सिवान, उसके बाद सारण। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर 19%। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला 1904 में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं विस्तार से। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। बाद में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई। उस समय बिहार की जनसंख्या 2.66 करोड़ रिकॉर्ड की गई थी। बिहार की जनगणना 1911 तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा संयुक्त प्रांत के अंतर्गत होती है। 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 में बिहार जनगणना पृथक रूप से हुई। उस समय बिहार की जनसंख्या 3.31 करोड़ थी। अब वर्ष 2011 की जनगणना बिहार के 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त श्री चंद्र मौली थे। 2011 की जनगणना के आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। बिहार की जनसंख्या देश के भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। 2001 से 2011 में भारतीय जनसंख्या में वृद्धि का राष्ट्रीय औसत 17.7% था, जबकि बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 15.4% रही है। अब जनसंख्या की दृष्टि से बिहार उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। कौन? बिहार। यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद बिहार क्या तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों के शासित प्रदेशों में सम्मिलित रूप से छठा किंतु केवल राज्यों में पहला स्थान है। बिहार भारत का 2011 जनगणना। प्रशासनिक इकाई बिहार वर्ष 2011, भारत वर्ष 2011। जिलों की संख्या 38 कितना? भारत वर्ष 2011 में 640। अब क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 94,163 है और वहीं 32,87,469 है। कुल जनसंख्या कितना है? 10.41 करोड़ है। 121 करोड़ पूरा भारत में कहा जाए तो भारत का कुल जनसंख्या में कितना है? बिहार का 52.14% और पूरा भारत में का 51.54% है। अब है पुरुषों का परसेंट कुल जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 9.23 करोड़। चलिए अब देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 88.7%। भारत में कहा जाए तो 68.8%। कुल जनसंख्या हो गया। अब शहरी जनसंख्या 1.18 करोड़ है। शहरी जनसंख्या प्रतिशत 11.3% और भारत में 31.2%। शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर 0.8% और 3.04%। 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर 25.42% है। 17.7% है। अब इस लिंगानुपात बिहार का 935 है और भारत का 919 है। जनसंख्या की प्रतिशत जनसंख्या घनत्व कितना? 1106 पर वर्ग किलोमीटर और 382 पर वर्ग किलोमीटर है। अनुसूचित जनजाति 15.9% और 16.6% भारत का है। अब अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है 1.3% है और भारत में 8.6% है।
अब पुरुष साक्षरता 71.2% है और वहीं भारत में 80.9% है। महिला साक्षरता 51.5% है और भारत में 64.6% है। साक्षरता की दर में वृद्धि जो 11 से 69.9% और 10.9% है भारत में। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले शेखपुरा 6,36,342, शिवहर 6,56,246 एवं अरवल 7,08,43 है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले शिवहर, पटना और दरभंगा है। न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले कैमूर, जमुई और बांका है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले गोपालगंज, सिवान और सारण है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले मुंगेर, भागलपुर एवं खगड़िया है। अब सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास, पटना और भोजपुर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिले रोहतास, मुंगेर और पटना है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर है। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले पूर्णिया, कटिहार और सीतामढ़ी है। अब सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले कैमूर, पटना और मुंगेर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति है 80% वाले 3 जिले गया, नवादा और औरंगाबाद है। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले किशनगंज, कटिहार, भागलपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले पश्चिमी चंपारण, कटिहार, जमुई है। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद है। ठीक है, अगला चैप्टर है बिहार की अर्थव्यवस्था, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।